बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस खित्ते की सूरत-ए-हाल, खित्ते की जब हम बात करते हैं तो वो कोई भी खित्ता है, लेकिन इस वक्त खित्ता जो है वो मशरिक़ वुस्ता है। और मशरिक़ वुस्ता के हवाले से एक इंतहाई अहम तरीन बयान सामने आया है सऊदी अरब के वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सुल्तान का। ईरान के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए उन्होंने बयान दिया है कि सऊदी अरब ईरान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी चाहता है, कशीदगी कम करना चाहते हैं। नाज़रीन, इससे कबल जितने भी इंटरव्यूज़ सऊदी शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान के आए, ईरान के बारे में उनका लबो लहजा हमेशा बहुत सख्त रहा, लेकिन ये इंटरव्यू उन्होंने सऊदी सरकारी टीवी को दिया। 90 मिनट के इस तवील इंटरव्यू में उन्होंने ईरान के साथ मुस्तकबिल में सऊदी अरब के ताल्लुकात की क्या सिचुएशन होगी और उसके साथ साथ अमेरिका का किरदार, मशरिक़ वुस्ता में सूरत हाल, इस पर तफसील से रोशनी डाली। ये एक इंतहाई अहम स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट के ज़रिए यकीनी तौर पर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सऊदी अरेबिया का लबो लहजा ईरान के बारे में, और अगर ईरान के बारे में तब्दील हो रहा है तो यकीनी तौर पर यमन के बारे में भी पॉलिसी तब्दील होगी। इस मौजू पर बात करने के लिए और तज्ज़िया आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नासिर शिराजी साहब, मशरिक़ वुस्ता के अमूर के तज्ज़ियाकार हैं। नासिर शिराजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब। तवील अरसे तक दफ्तर ख़ारजा में सफ़ारती ख़िदमात सर अंजाम दी। पाकिस्तान के कई गैर मुल्की जो मिशंस हैं, डिप्लोमेटिक मिशंस, वहाँ पर ख़िदमात सर अंजाम दी और आजकल ख़ारजा अमूर के ऊपर तहरीर करते रहते हैं और मुख्तलिफ़ चैनल्स पर अपने तज्ज़िया भी पेश करते हैं। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, आपका भी शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के तज्ज़ियाकार कमर चीमा साहब। कमर चीमा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नासिर शिराजी साहब, सूरत हाल बदल रही है। पहले वही शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान, ईरान के साथ हम जंग करेंगे, जारियत करेंगे, लबो लहजा बदल रहा है और ये किसी छोटे मोटे अखबार को इंटरव्यू नहीं दिया, सऊदी टीवी को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ईरान हमारा हमसाया है, ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाह रहे हैं। ये ऑल ऑफ ए सडन लबो लहजे में तब्दीली, ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की ख्वाहिश, इसके पसे पर्दा क्या डेवलपमेंट्स हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक रीज़न ये है कि आपके इल्म में है कि MBS ने पहले एक स्टैंड लिया था बाज़ यूरोपियन टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए, उसमें रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट को बयान किया था कि इसकी बुनियाद पे हम ईरान के साथ नेगोशिएशन टेबल पे भी नहीं बैठ सकते। ये वर्डिंग थी उनकी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चेंज है ना, ये एक स्ट्रेटजिक चेंज है और इस चेंज को इस लिहाज से वेलकम किया जाना चाहिए कि उन्होंने अब उसको रिलीजियस से निकाल के एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर आके चीज़ों को और डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर आए। नंबर एक। नंबर दो ये है कि कोई इंटरनेशनल अफेयर्स के उन्वान से भी, रीजनल जो डेवलपमेंट उसके उन्वान से भी KSA को कुछ रियलाइज़ हुआ है कि यमन मसला उन्होंने 3 महीने के लिए ओपन किया था और उनका ये ख्याल था कि 3 महीने में यहाँ पर जो है चीज़ें सेटल हो जाएंगी। ये अभी 6 साल हो चुके हैं और अभी वहाँ पर मारब 6 माह को 6 साल हो चुके हैं। और आप ये देखिए कि उनके साथ एलाइज कौन है। उनके साथ अमेरिका है, उनके साथ यूरोप के तकरीबन कोई 12 कंट्रीज़ हैं, उनके साथ जो है वो जो इस्लामिक मिलिट्री अलायंस बना हुआ था, हमारे राहील शरीफ साहब थे, वो भी उसका एक पार्ट है। लेकिन इस सब के बावजूद हुआ ये है कि जो इनकी अपोजिट पार्टी थी, जो हौसी लेड वहाँ की मूवमेंट है, तो उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ एरिया भी टेक ओवर कर लिया है और अभी मारब के अंदर जो जंग हो रही है, मारब वहाँ गेम चेंजर है और मारब का तकरीबन 80% इलाका सिवाय सिटी के वो उनके कब्जे में आ गया। मारब के आने का मतलब ये है कि अब यमन सेपरेट नहीं हो सकता और अब यमन के आइंदा की डिसीजन मेकिंग जो है, उनके अंदर जो बार्गेनिंग चिप्स थी सेपरेटिस्टों की या मंसूर हादी की, वो बहुत मिनिमाइज लेवल के ऊपर आ गई हैं। और फिर जो उधर से KSA को खुद थ्रेट्स हैं, बिलखसूस उनको जो अभी ड्रोन अटैक्स की सूरत में उनकी जो इंस्टॉलेशन के ऊपर, उनके बाद बहरी अड्डों के ऊपर, जहाज़ों के ऊपर जो अटैक्स हुए हैं, तो उसके बाद भी उनकी ये रियलाइजेशन है कि वो इस डायलेमा से निकलना चाहते हैं। तो ज़ाहिर है इसको मैनेज करने में या सेफ पैसेज देने में अगर कोई रोल प्ले कर सकता है वो ईरान है। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, अगर हम ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की हिस्ट्री देखें तो हमेशा उतार चढ़ाव का शिकार रहे, तनाव रहा। फिर आपको मक्का मैसेकर का पता है, बहुत खौफनाक इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद कई मरतबा जो है वो एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स आते रहे। आप इसमें देखते हैं कि महज एक स्टेटमेंट है या सऊदी अरब वाकई सीरियसली तेहरान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी चाहता है? ये मेरे दोस्त ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जी ये मुहर्रिकात हो सकते हैं कि ये दोनों ममालिक आपस में आए।
जब ये बात कर रहे थे तो मुझे ख्याल आया कि आजकल शायद वो जिस तरह नहीं होता पंजाब में होता है जी, आज अब गुड्डियाँ दी बाहर आ गई है तो पतंगे उड़नी जी, शुरू जी। हो जाती हैं, और कभी अखरोट और कभी बंटे और इस तरह से। तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में और ख़ास तौर पे इस खित्ते में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मिडल ईस्ट और जनूबी एशिया जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान जी। है, कुछ सीक्रेट टॉक्स होने का और पर्दे के पीछे कुछ डिसाइड होने का और उसके बाद सामने आने का कोई बहार सी आ गई है, कोई दौर ऐसा है जी। अब देखिएगा कि MBS साहब ने कहा है कि ईरान के साथ ताल्लुकात हमने अच्छे करने हैं, हो जाएं तो अच्छा है, लेकिन साथ ही उन्होंने 2-3 बड़ी कड़वी कड़वी बातें की हैं। मिसाल के तौर पे ईरान का मनफी तर्ज अमल, मिसाल के तौर पे उन्होंने जौहरी कहा प्रोग्राम, उन्होंने कहा है कि ये जो इनका नेगेटिव जो इनका स्टांस है ना, उससे हम थोड़े से कंसर्न्ड हैं। और उसमें जब उन्होंने ये कहा तो उसका मतलब ये था कि ये जो मिसाइल हमले हैं, ये जो ईरान को जो थोड़ी बहुत इजाज़त मिली न्यूक्लियर प्रोग्राम की, उस पर सख्त इनका था। फिर शिया सुन्नी का तो है ही, और उसको आप किसी स्टेटमेंट के ज़रिए आप अलहदा नहीं कर सकते। अब इसमें हो सकता है कि कई और अवामिल थे जी। एक उसमें यह है कि उसमें मुझे अपना मेरा ज़ाती तज्जिया है कि उसमें मेरे पाकिस्तान, मेरे मुल्क का भी हाथ है, और उसमें कम कराने में। और उस जी बिल्कुल, और उसमें पिछले साल आपको याद होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने ईरान का और सऊदी अरेबिया का दौरा किया। अब इस कुछ दिनों बाद ही इमरान खान साहब वहाँ जा रहे हैं सऊदी अरेबिया में। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह, इससे पहले कि आप अपने अगले दोस्त की तरफ जाएं, इस पे मैं यानी अपनी इस वक्त की बात खत्म करता हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर हमने पाकिस्तान में अमन चाहना है, जो कि हम चाहते हैं जी, तो हमें खित्ते में अमन चाहिए। एक तरफ अफगानिस्तान, दूसरी तरफ इंडिया, इस तरफ मिडल ईस्ट में अगर सऊदी अरेबिया और ईरान दोस्त बनते हैं तो पाकिस्तान के हक में जाता है, नंबर 1। नंबर 2, हम इस्लामोफोबिया की बातें बहुत सारी कर चुके हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे वजीर खारजा और बहुत सारे हमारे थिंक टैंक्स भी, बल्कि आप अपने प्रोग्राम में GTV में कई दफ़ा इस्लामोफोबिया पे बात करते हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि OIC की एक कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें ईरान भी बैठा है, उसमें सऊदी अरेबिया भी बैठा है। चूंकि आपस के ताल्लुकात हैं, रिफ्ट है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसमें जो मुश्तरक चीज़ें हैं उन पे भी हमारा इत्तेफाक नहीं हो पाता। अब ये है कि अगर ईरान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, जिसका कि गुमान इस स्टेटमेंट से और ये सारी बातों से होता है, तो ये मुस्लिम उम्मा के लिए बेहतर है। ये इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो जहाद एक तरह का शुरू हुआ उसके लिए बेहतर है, पाकिस्तान और इस पूरे मिडल ईस्ट के खित्ते के लिए बेहतर है, मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। कमर चीमा साहब, यहाँ पर एलिमेंट आता है इसराइल का मशरक़ वस्ता के ऊपर बहुत असर और रसूख है, और इस वक्त आपके सामने है कि गुज़िश्ता 1 माह के दौरान ईरान में जो भी कार्रवाइयाँ हुई, उसके पसे पर्दा रिपोर्टेडली इसराइल का हाथ है। ख़ास तौर पर उनके जोरी प्लांट के अंदर जो आतिशज़दगी का वाक़या हुआ, उनके साइंसदान का कत्ल हुआ, तो सऊदी अरब ईरान के ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आती है, तो आप समझते हैं कि इसराइल का रवैया मशरक़ वस्ता के बारे में तब्दील होगा, ख़ास तौर पर ईरान के बारे में, या वो जारियाना पॉलिसी वैसे ही रहेगी? चूँकि जब तक इसराइल का रवैया तब्दील नहीं होता, मशरक़ वस्ता में ईरान से मुतल्लिक अमन का ख्वाब या अमन को सोचना वहाँ पे वो नामुमकिन होगा। जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि इसराइल का रवैया तो ईरान की तरफ नहीं बदलेगा। उसकी वजह यह है, और सऊदी अरब का रवैया बदलने की वजह यह है कि सऊदी अरब ने अननेसेसरी वॉर्स जो हैं वो जारी रखी बहुत देर, जिसका उनको बहुत नुकसान भी हुआ, कोई स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स भी नहीं मिले, असला भी बहुत इस्तेमाल हो गया, इंटरनेशनल कंडेमनेशन प्रेशर भी बहुत ज़्यादा आया, और जो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जो पॉलिसी ऑफ मैक्सिमम प्रेशर थी ऑन ईरान, वो काम नहीं कर पाई। तो अभी सऊदी अरब ने ये सोचा है कि सऊदी अरब जो है वो खित्ते के जो बाकी ममालिक हैं अरब वर्ल्ड उनसे पीछे रह गया। UAE आज देखें वो किस तरह तरक्की भी कर रहा है और अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का फायदा उठाते हुए वो इकोनॉमिक हब बन गया है, लेकिन सऊदी अरब समझ रहा है कि हमें आज भी उसी सेंस में देखा जा रहा है कि हम जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन में ज्यादा इन्वॉल्व है। सो ये जो MBS की स्टेटमेंट है, ये बेसिकली एक तो वो जो अमेरिका को पैगाम है कि हम वो तब्दीली जो चाह रहे थे
वो करना चाह रहे हैं। पहले तो MBS ने डोमेस्टिक रिफॉर्म्स की, विजन 2030 दी और डोमेस्टिक बड़े पैमाने पे तब्दीलियां की, लेकिन उन्होंने अपने एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और पावर को, मिलिट्री इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करने की कोशिश की, पर्टिकुलरली ट्रम्प इरा में रिजल्ट ना मिल सके। और उन्होंने सोचा कि अब क्योंकि सारी दुनिया ईरान के साथ बैठ गई है और हमें जो है वो मामलात में इतनी हमारी रीच भी नहीं है, रिजल्ट भी नहीं मिले, तो हमें थोड़ी पॉलिसी चेंज कर लेनी चाहिए, जो कि मेरा ख्याल है बड़ी खुशाइन चीज है। लेकिन सऊदी अरब अपने रीजनल नेबर से भी परेशान है। इवन के GCC में जो जैसे मैंने पहले जिक्र किया, वो उनसे ज्यादा खाइफ है कि UAE का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। कतर उनके जो GCC के विद इन GCC उनकी जो पॉलिसी जो प्रेशर की थी वो भी काम नहीं की। तो सऊदी अरब ने सोचा है कि हमें अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको कम करना चाहिए। अब देखना यह कि ईरान का रिस्पॉन्स कैसा आता है और कौन सा ऐसा मुल्क है जो इनके दरमियान रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि अभी तो यूरोप और अमेरिका जो है उनके ईरान के साथ मामलात इतने बेहतर नहीं है। लेकिन डेफिनेटली जिस तरह एम्बेसडर साहब ने भी कहा, ये बैक चैनल टॉक्स जो हैं ये कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर लेके आएंगे, लेकिन इन दोनों ममालिक के मसाइल इतने पुराने हैं, इतने डीप हैं कि इसको ये किसी मुल्क के मसले का हल नहीं है। और हम भी अपना नाम तो लेते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के कद से बहुत बड़ी बात है ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करवाना। गो के हम कहते तो हैं, लेकिन इसमें डिफिकल्ट टास्क। जी बिल्कुल, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में एक मरतबा फिर खुशामदीद, और हम बात कर रहे हैं सऊदी शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के एक इंतहाई अहम इंटरव्यू की, जिसमें उन्होंने सऊदी अरब के ईरान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी का इंदिया दिया है। नासिर शिराजी साहब, दोस्त ममालिक हमेशा फैसिलिटेट करते हैं, सालसी का किरदार अदा करते हैं। अभी जो बैन अल-अक़वामी अखबारात में ख़बरें आ रही हैं कि इराक़ में इस वक्त सीक्रेट टॉक्स हो रही हैं सऊदी अरब और ईरान के दरमियान, और उनको बराह रास्त फैसिलिटेट कर रहे हैं इराक़ी वज़ीर आज़म। तो आप क्या समझते हैं कि सीक्रेट टॉक्स, इनको सीक्रेट क्यों रखा जा रहा है? चीज़ तो कोई खुफिया रखने की थी नहीं, और दूसरी चीज़ है इराक़ी वज़ीर आज़म इसकी निगरानी कर रहे हैं। कैसे आप देखते हैं ये सीक्रेट टॉक्स कामयाब होंगी? जी बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो आप ये देखें कि बड़े क्राइसिस के बावजूद इन दोनों कंट्रीज़ का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर है। किन किन का? मसलन KSA का और ईरान का जो रिलेशन है वो सफ़ीर के लेवल का है। उन्होंने उसको मिनिमाइज़ नहीं किया, जैसे दीगर मुल्कों में जिनके आपस में कन्फ्रंटेशन होती है तो वो बड़े मिनिमम लेवल के ऊपर आ जाते हैं। सफारती ताल्लुकात बरकरार हैं? ताल्लुकात बरकरार हैं। हज के ऊपर आने जाने का सिलसिला उसी तरह बाकी है। ज़ायरीन की दूसरी या तीसरी बड़ी तादाद ईरान से होती है, जो उम्रा के लिए आते हैं, और हज के लिए भी तीसरी या चौथे नंबर पे ऊपर उनका है। वो फैसिलिटेशन दीगर चीज़ें, यानी एक हद तक रिलेशन उन्होंने पहले से भी मेंटेन रखे हुए हैं इस सारी नेगेटिविटी के बावजूद। दूसरी बात यह है कि जो इराक़ की आपने बात की ना, एक तो मसला इराक़ की अपनी जियोग्राफी है, दूसरा इराक़ की जियो पॉलिटिक्स भी है। इराक़ की जियोग्राफी है कि आपके इल्म है कि जब पहले यहाँ दाइश आई तो दाइश जो है इराक़ की सरजमीन से सऊदी अरब में उसने इंटरवीन करने की कोशिश की थी। ये वो मौका था कि जब इराक़ की हाशिदुल शाबी ने उनको वहाँ पे जाके कंटेन किया और फिर बाद में उनको सप्रेस किया था। तो इस लिहाज से सऊदी अरब जो है वो उस वक्त ज़ाहिर एक पैनिक की कैफियत थी, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर जो है वो उनकी तरफ रखते हैं, नंबर एक। सेकंड ये है कि इराक़ की जो डेमोग्राफी है वो ऐसी है कि उसमें तीनों यानी अहले सुन्नत की भी नुमाइंदगी बड़ी मुअस्सर लेवल के ऊपर है, कुर्दों की भी मुअस्सर लेवल के ऊपर नुमाइंदगी मौजूद है, और अहले तशय्यो की भी। फिर जो अहले तशय्यो की लीडरशिप है वो वहाँ की डिसीजन मेकिंग के ऊपर, जो मैं मजहबी रिलीजियस लीडरशिप की बात करूँ, जो मराजे वहाँ पे या मर्जे है वो उनका भी वो है। तो इन सब की ये ख्वाहिश है किसी न किसी तौर के मामलात जो हैं वो नॉर्मलाइज हों। अब एक मसला ये रहा है कि इराक़ जो है वो ख़ुद नेगेटिव था दाइश के हवाले से, जहाँ पर जो कुछ मामलात हुए उसमें KSA के रोल के हवाले से, तो अब ज़ाहिर है उस रोल में भी कहीं ना कहीं कमी आई होगी। सेकंड ये है कि जो आप कह रहे हैं सीक्रेट टॉक्स होती है इसीलिए कि बहुत सारे मौज़ूआत को आप ओपन नहीं कर सकते, और चीज़ें कबल अज़ वक्त ओपन हो जाए तो वो मैच्योर नहीं हो सकती, चीज़ें बिगड़ जाती हैं। मसलन यही मामलात इराक़ के अंदर की जो इन्वॉल्वमेंट के मैटर हैं, सीरिया के अंदर की जो इन्वॉल्वमेंट के मैटर हैं, ये ऐसे मसाइल है कि जिसने इस पूरे खत्ते को डिस्टेबलाइज किया और ये ममालिक एक दूसरे के खिलाफ बहुत अगले फ्रंट के ऊपर आए हैं। तो इराक़ एक बड़ी अच्छी पोजीशन के अंदर है
और उनके रिलेशन और जोग्राफ़ी या मसलन बॉर्डर उनके साथ भी मिलता है, इनके साथ भी मिलता है जी। और इराक़ जो है वो बातचीत करने के लिए ईरान की तरफ जिनका कबूलियत है वो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा कंट्री है और इस लिहाज से सरज़मीन भी एक मुनासिब है। कुछ अभी ताज़ा विज़िट्स भी हुए हैं इराक़ी पॉलिटिशियंस के, सऊदी अरब के बड़े हाई प्रोफाइल विज़िट्स हुए, मुक़्तदा सदर का विज़िट हुआ है और उन विज़िट्स के नतीजे में भी ये तकरीबन ट्रैक टू डिप्लोमेसी जिसको आप कहते हैं कुछ ना कुछ चली है। तो मेरा ख्याल है कि चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करने के लिए कहीं बैठना पड़ता है। जब आप फ्रंट पे आके ना बैठ सकें तो फिर किसी थर्ड जगह पे बैठना होता है और अगर वो बैठने वाला कंट्री ऐसा हो या होस्ट कंट्री ऐसा हो कि जिसकी कबूलियत ज़्यादा हो तो वो फिर आप कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव उस डायलॉग को कर सकते हैं। मुख्तसरन एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, सीक्रेट टॉक्स को सफारती ज़ुबान में इसकी कैसे वजाहत करते हैं और ये क्यों सीक्रेट रखी जाती हैं? देखिए, एक तो हमारे दोस्त ने अभी बात की कि चूंकि वो चीज़ें अभी एक तरह से मेल्टिंग पॉट में होती हैं तो हर वक्त की खबर देनी ज़रूरी भी नहीं होती। देखिए, अगर एक लड़के का रिश्ता आपने लेना है, किसी लड़की के यहाँ जाना है, तो उसके लिए पहले आप आपस में गुफ्तगू फरमाते हैं, एकदम से तो नहीं चले जाते, करेंगे बिल्कुल, एकदम से तो नहीं चले जाते। जी जी। तो ये छोटी सी मैंने मिसाल दी है। पुराने ग्रीस से अगर आप शुरू करें तो वहाँ पे जो पार्लियामेंट थी, वहाँ पे जो सारा पॉलिटिक्स होती थी, सबसे पहले वो ये था कि कोई इम्पॉर्टेंट बात करने से पहले, किसी किस्म के एग्रीमेंट ट्रीटाइज पे बात करने से पहले साइन नहीं, बात करने से पहले जो मुतल्लका स्टेक होल्डर्स होते थे वो मिलके बैठते थे, बात करते थे। आजकल के .com डिजिटाइज दौर में जिसमें कि एक जरा सी बात इधर होती है, व्हाट्सएप पे ऐसे करके निकलती है, उसमें तो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि आप पहले इसको, जब तक फैसला नहीं हो जाता, आप उसको सीक्रेट रखें। और सीक्रेट रखने का ये मतलब नहीं है कि ये इलीगल टॉक्स हैं, ये टॉक्स लीगल हैं दोनों मुल्कों के। आप पब्लिक नहीं की जा रही, पब्लिक नहीं की जा रही। लोधी साहब जी, जनरल लोधी साहब, आप कैसे देखते हैं? अमेरिका ने तो मिडिल ईस्ट में हमेशा कोशिश की कि मिडिल ईस्ट के अंदर खूनरेजी चलती रहे, तनाज़ात चलते रहे, लेकिन अमेरिका ने अपना असला भी बेचना था। लेकिन अब अमेरिका की पॉलिसी भी बदलती हुई नज़र आ रही है। मशरिक़ वस्ता के बारे में ईरान के साथ वो भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वाशिंगटन और रियाज में तनाव है। पिछली एडमिनिस्ट्रेशन का लबो लहजा और था, नई एडमिनिस्ट्रेशन सऊदी अरब से अब इंसानी हकूक़ की बात कर रही है, यमन पर उनसे बाज़पूस कर रही है। तो आप कैसे देखते हैं कि ये बदलती हुई सूरत हाल फ्रॉम द डिफेंस परस्पेक्टिव? देखें, जब एक पूरा ग्लोबल सिस्टम अंडर स्ट्रेस है, इसलिए कि अमेरिका बीइंग अ सुपर पावर वो अपने स्टेटस को बरकरार रखने के लिए पूरी तरह कोशा है। उधर से आपको पता है कि आ रही हैं पावर, चाइना, रशिया, ये तो वो एक लिमिटेशन बड़ी पैदा हो गई है अमेरिकन डिप्लोमेसी के लिए और अमेरिकन, अगर मैं कहूँ, हेजिमनी के लिए। कि एक वो टाइम था, आपको पता है कि ये भी ज़्यादा 2 साल पुरानी बात है, 2.5 साल पुरानी बात है, कि ट्रम्प साहब ने सरेआम कहा था कि ये जो मुल्क जिनकी आप बात कर रही हैं तो 7 दिन नहीं हमारे बगैर चल सकते। आज अमेरिका को ये कहने में थोड़ा सा तामल पेश आएगी, इसलिए कि अभी उसकी जगह लेने वाले ममालिक जो है मौजूद है। ये मुल्क जो ज़ेर असर हैं मुख्तलिफ ममालिक के, इनको भी ये अंदाज़ा हो गया है कि उनके लिए स्पेस फॉर मनूवर बढ़ गई है। और यही फ़र्क है यूनिपोलर और मल्टीपोलर वर्ल्ड में या बाईपोलर वर्ल्ड में, या अभी तो मल्टीपोलरिटी चूंकि उभर कर आ रही। तो आप यूं समझें कि ग्लोबल लेवल पर ये मल्टीपोलरिटी के असरात हैं। अगर आपको कोई अचंभे की बातें नजर आती हैं जो पहले मुश्किल नजर आती थी या नामुमकिन नजर आती थी, उनके इम्कानात अगर आपके सामने पैदा हो रहे हैं, तो ये वो स्पेस क्रिएट हो गई है, पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट हो गई है, इकोनॉमिक स्पेस क्रिएट हो गई है, इस वजह से कि जो चाइना ने उभरना शुरू किया है और एक तरीके से आप समझें कि कम्पीट कर रहे हैं उस स्टेटस के लिए या उसके साथ बढ़ने के लिए। तो मैं कहूँगा जो अमेरिका के रवैये में तब्दीली है वो इसलिए है कि अब वो रौनक अमेरिका की शायद चल नहीं पाएगी, क्योंकि अमेरिका के जो लिमिटेशंस हैं वो भी पैदा होनी शुरू हो गई हैं। और मेरा ख्याल है कि हमारी लीडरशिप को भी ये बात समझ जानी चाहिए और मुझे यकीन है कि बड़े अच्छी तरीके से समझे होंगे। और मामला जब आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपने देखा कि पहले तो ये कतर और सऊदी अरब के दरमियान एक वो जो टेंशन कमी पैदा हुई जी, वो कम भी हुई है, उनका आपस में राब्ता हुआ है। ये भी ईरान वाली जो बात है, तो अगर ये तुर्की और इसमें भी हो जाता है, ईरान में और तुर्की और सऊदी अरब में, तो मेरा ख्याल है कि दुनिया इस्लाम के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर है।
और इससे पूरा खिता और शायद दुनिया और अफ्रीका और एशिया सब इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। जी कमर चीमा साहब, तो अगर हम देखें, आप समझते हैं कि ये ताल्लुकात अगर बेहतर होते हैं तो पूरे मिडिल ईस्ट में जहाँ जहाँ सऊदी अरब की स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस है, बात कोई छुपाने की नहीं, बैरूत तक जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि वहाँ पर उनकी नज़र है, शाम के अंदर जो रोल अदा किया, आप समझते हैं शाम, बैरूत, इराक, यमन सूरत हाल बदलेगी? देखिए, ये बड़ा मुश्किल है और कबल अज़ वक्त है ये कहना बदलेगी, लेकिन अगर ये चीज़ें नॉर्मलाइज होती हैं, क्योंकि ये सारे जितने भी ये जो अरब स्टेट्स हैं, ये सारी की सारी एक दूसरे के साथ, ये इनके अंदर जेलसी भी होती है, कॉम्पीट भी करना चाहते हैं, कोऑपरेट भी करना चाहते हैं, सारी चीज़ें हैं। देखिए, अगर वो इराक को ये रोल दे रहे हैं, सऊदी अरब दे रहा है और ईरान दे रहा है, तो डोंट मीडिएशन, फॉरगेट कि बिल्कुल। जी, तो ये जो रोल दिया जा रहा है, इसमें डेफिनेटली ये आप समझें कि ये एक उनके एथनिक बॉन्डिंग तो है, जिसको वो समझते हैं कि इराक इज मच मोर एक्सेप्टेबल टू देम। जी और दूसरा मेरा ख्याल है कि जब भी आपने डायलॉग करवाना होता है या मीडिएशन करवानी होती है, तो ये जरूरी नहीं होता कि आपका जो डिप्लोमेट्स कितने अच्छे हैं, नेशन की पावर भी देखी जाती है। और पर्टिकुलरली मिडिल ईस्ट में तो क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट है। वो समझते हैं कि शायद हम आपस में बैठ के या हमारे इंटरनल लोग हमारे लिए बेहतर फैसला कर सकते हैं। एंड अबव ऑल, अगर ये मामला बेहतर होते हैं सऊदी अरब और ईरान के, तो जिस तरह जन साहब ने ये कहा कि ये पूरे मुस्लिम उम्मा पे बड़ा अच्छा असर पड़ेगा और पाकिस्तान में बहुत अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी को न्यूट्रल रखना चाहता है। और हमने अभी पहली दफा ये सऊदीज को भी बावर कराया था कि हम आपके साथ किसी भी कंपटीशन में नहीं जाना चाहते, हम ईरान के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम कतर के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो जो सऊदीज हमें कहते थे, हम यमन में नहीं गए। तो जो पाकिस्तान ने अपने आप को न्यूट्रल रखने की कोशिश की, और जो बाकी मुस्लिम वर्ल्ड के ममालिक के जिस तरह आप बात कर रहे हैं, उन सब के लिए बड़ी आसानियां पैदा हो जाएंगी। और एक चीज तो मेरा ख्याल है वो तय हो चुकी है कि नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन पूरी दुनिया में बदल रही है और मिडिल ईस्ट में भी बदल रही है। और वो नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट है। और वो ये है कि जो नॉन ट्रेडिशनल गैर रवायती सिक्योरिटी है वो बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, और रवायती सिक्योरिटी जो है इसको थोड़ा पीछे हटते हुए जा रहे हैं, क्योंकि इसके एक तो रिजल्ट्स नहीं निकल रहे, और दूसरी बड़ी पावर्स जो हैं उनके अपना जो मिशन है और जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि हम गैर नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की तरफ जाएं। इकोनॉमी इज द बिगेस्ट थ्रेट, आपके पास एनवायरनमेंट एक बड़ा थ्रेट आ गया है, फिर आपके पास ये कोविड एक बहुत बड़ा नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। सो मेरा ख्याल है रियासतों ने अपना जो इवैल्यूएशन की है पिछले साल डेढ़ में, और इससे पीछे भी थोड़ी, उनको पता चला है कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत कम है। अमेरिका 35 साल सैंक्शंस लगा के क्या ले गया, क्यूबा के साथ नॉर्मलाइज कर लिया। सो दुनिया बिल्कुल एक और डायरेक्शन में सोच रही है, जिसमें लिबरल रियासतें और इलिबरल रियासतें मिलकर इंटरनेशनल सिस्टम के लिए काम करेंगे। दिस इज व्हाट आई बिलीव। जी नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। सऊदी अरब के वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का इंतहाई तहलका खेज़ इंटरव्यू। नासिर शराई साहब, इसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि चीन और भारत भी हमारे स्ट्रेटिजिक पार्टनर हैं, हम ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं। अगर आप देखें तो अभी हाल ही में मुत्तहिदा अरब अमारात ने बड़ा अहम किरदार अदा किया सीज़ फायर में। और जो भी चीज़ है, सीज़ फायर बहुत अच्छी चीज़ है, चूँकि लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार जो कश्मीरी आबादी थी वो बहुत परेशान थी इस आए रोज़ की बिलाश्तियाल फायरिंग से। आपसे ये सवाल है, सऊदी अरब का असर और रसूख बहुत है हिंदुस्तान के ऊपर, तो क्या कश्मीर के अंदर इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, सऊदी अरब असर और रसूख इस्तेमाल करेगा मोदी सरकार पे कि मकबूजा कश्मीर के अंदर कुछ तब्दीली लाए, और क्या ये तब्दीली मुमकिन है? जी, मेरे ख्याल इस पर थोड़ा रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है कि सऊदी अरब के चाइना के साथ रिलेशन हैं, और चाइना इनका एक टू वे ट्रैफिक है, चूँकि चाइना बहुत बड़ा इंपोर्टर है ऑयल का सऊदी अरब से। और दूसरा ये है कि
इंडिया के हवाले से जो सऊदी अरब के रिलेशन है वो बहुत क्रिटिकल टाइम्स में भी इंडिया ने और यूएई ने उसको न सिर्फ ये कि मेंटेन किया है, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से जो बहुत सारे चैनल्स उनको मैसेजिंग भी हुई, उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। और ये दुरुस्त है कि सीज़ फायर होना या बाद CBMs का डेवलप होना जिसके नतीजे में एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हो, ये तो अच्छा है, लेकिन अगर इसके नतीजे में कोई अपना राइट जो है वो वेव करना पड़े, ये ज़ाहिर नाकाबिल कबूल है। तो हम देखना तो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के राइट के हवाले से कश्मीर के या कश्मीरियों की जो आवाज़ है जो यूनाइटेड नेशन में एक्सेप्टेड है, उसके हवाले से हमारे ये दोस्त ममालिक जो है वो क्या रोल प्ले करते हैं। तो सो फार इधर से कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है, और जो उनके रिलेशन में है और जिस तरह उन्होंने उनको अभी आर्मी चीफ का हिस्टोरिकल विजिट हुआ इंडियन का, उसके बाद जिस तरह अभी नई डेवलपमेंट्स और नई इन्वेस्टमेंट है KSA और UAE दोनों सऊदी अरब में करने जा रहे हैं, बिल्कुल मैं ये तवक्को नहीं रखता हूँ साबका प्रेसिडेंट की बुनियाद के ऊपर कि वहाँ पे कोई इस हवाले से अपने प्रेशर को एक्सर्ट किया जाएगा कि वो इस पे पॉलिसी चेंज करें, और इंडिया को इमीडिएट प्रेशर फील भी नहीं कर रहा है। इवन पाकिस्तान से भी मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ये बात होनी चाहिए कि डिप्लोमेटिक फ्रंट से भी इंडिया को ऐसा प्रेशर फील नहीं हो रहा कि वो ऐसे ममालिक की बात सुने कि जो पाकिस्तान के भी दोस्तों फ़र्ज़ करें और इंडिया को अपनी बात कन्वे कर सकते हो। जी, एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, फ़लस्तीन के ऊपर डील ऑफ द सेंचुरी की बात हो रही थी पिछले बरस से, तो फ़लस्तीन के ऊपर ईरान का बड़ा असूरी मौक़िफ़ है और इजराइल चाह रहा है कि इस वक्त फ़लस्तीन का जो मौजूदा हुलिया बिल्कुल तब्दील कर दिया जाए। ईरान और सऊदी अरब करीब आते हैं, तो आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं फ़लस्तीन के तनाज़े का? मुख्तसरन तो ये है कि फ़लस्तीन के लिए बेहतर होगा, लेकिन अगर आप थोड़ी डिटेल जानना चाहेंगे तो उसमें मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं ना इंटरनेशनल एरिना में, इंटरनेशनल सफ़ीयर में, 2 मुल्क हैं, 3 मुल्क हैं, मल्टीलैटरल कोई फोरम है, यूनाइटेड नेशंस है, तो उसमें हाथी के दांत हैं। आपको दिखाने वाले कुछ और हैं, खाने वाले कुछ और हैं। फ़लस्तीन की आपने बात की है तो इस पे तो इतने अकॉर्ड्स हो चुके हैं, इस पे तो इतना खून खराबा, इतनी शहादतें हो चुकी हैं, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त कर चुके हैं फ़लस्तीनी जिस तरह मकबूजा कश्मीर के लोग हैं। अब उसमें यह है कि फ़ैसला किसने करना है। हमें लगता है कि इजराइल खुद फैसला कर रहा है, उसके पीछे कौन से अवामिल हैं। मसलन अमेरिका जब तक नहीं चाहेगा कि फ़लस्तीन का हल हो तो क्या हो जाएगा। उसके बाद जो आपके P5 हैं मेंबर, जो सिक्योरिटी काउंसिल के हैं, वो जब तक नहीं चाहेंगे, और वो कब चाहेंगे इसका किसी को नहीं पता। लेकिन ये जो आपने 2 मुल्कों का कहा है कि ताल्लुकात का, इसका हर जगह पे अच्छा असर पड़ेगा। मिसाल के तौर पे OIC का एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, समिट हो रही है, हेड्स ऑफ स्टेट मिल रहे हैं, उसमें सऊदी अरेबिया के भी हेड ऑफ स्टेट हैं, उसमें ईरान के भी हेड ऑफ स्टेट हैं। अगर ये दोनों मुल्क आपस में बायलैटरल मसाइल को ज़रा उस पर नरमी लाते हैं, दोस्ती करते हैं, तो जो एक वहाँ से जॉइंट स्टेटमेंट निकलेगी इजराइल के खिलाफ, उसमें कोई वोट ऑफ डिसेंट नहीं होगा। उसमें ये होगा कि मिल के सारे कहेंगे कि हाँ जी, जम्मू एंड कश्मीर पे ये होना चाहिए और फ़लस्तीन पे ये होना चाहिए, अफगानिस्तान पे ये होना चाहिए। जनरल लोधी साहब, आप कैसे देखते हैं सऊदी अरब और इजराइल के दरमियान, अगरचे के सफारती ताल्लुकात नहीं है लेकिन असर व रसूख बहुत है, और इस वक्त इजराइल की जो जारियाना पॉलिसी है ईरान से मुतल्लिक, आप समझते हैं आने वाले दिनों में कुछ उसमें तब्दीली आ सकेगी? अरब ममालिक इजराइल के ऊपर कुछ असर व रसूख डालेंगे, चूँकि सऊदी अरेबिया का असर व रसूख अरब ममालिक के ऊपर है। इजराइल इस वक्त बिल्कुल जिसे कहते हैं डिटर्मिन्ड है टू डिस्ट्रॉय ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान और इजराइल कशीदगी अपने अरूज के ऊपर है, तो आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि कशीदगी कम हो सकेगी? इजराइल किसी अरब मुल्क की सुन लेगा? जी, ये देखें, ये जो कशीदगी है या रिप्रोचमा है या दुश्मनी है और दोस्ती है, ये कैसे चेंजेस होती हैं, इसमें ये तमाम डिपेंड करता है कि आपके कौन से इंटरेस्ट हैं जो क्लैश में हैं और कौन से इंटरेस्ट हैं जहां आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। आपका पूरा पैनल अच्छी तरह जानता है जी कि वाइटल इंटरेस्ट, इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट, पेरिफेरल इंटरेस्ट। तो देखिए, जहां तक तो पेरिफेरल इंटरेस्ट है, इसके लिए तो मुल्क कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि जी हम चलें, अगर हमारी तजारत का कोई मसला है या ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो वो कर लें। लेकिन जब बात आ जाती है वाइटल इंटरेस्ट के ऊपर, जैसे हमारे केस में कश्मीर है या इसराइल, और इसराइल के केस में उसकी सर्वाइवल है कि कोई ऐसा मुल्क, कोई ऐसी एंटिटी जो जिसमें ये अहलियत हो उसको जख्म पहुंचाने की, उसके साथ वो कॉम्प्रोमाइज उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक कि उसको एश्योरेंस ना मिल जाए कि वो ये
काम नहीं करेंगे। तो ये उनका मसला है ईरान के साथ। ये उनका मसला था सऊदी अरब और मिडल ईस्ट के साथ, वो तो उन्होंने हल कर लिया। उन्होंने एक गुडविल क्रिएट करके और अमेरिका के प्रेशर के साथ अपनी सर्वाइवल जो है वो इंश्योर कर ली। अब ये फ़लस्तीन का जो मामला है ये तभी हल हो सकता है अगर इसराइल को ये यकीन हो जाए कि इसको अगर हल कर भी दिया जाए टू कंट्री के लाइंस के ऊपर, तो फ्यूचर में कोई थ्रेट नहीं है इसराइल को। अगर उसको ये महसूस हो गया कि कोई थ्रेट नहीं है और कोई इसकी गारंटी देने वाले मुल्क मौजूद हैं, फिर तो ये हल हो सकता है, मामले बेहतर हो सकते हैं। लेकिन ये इसमें ज़रा देर लगेगी ईरान और इसराइल के दरमियान, या इसराइल और तुर्की के दरमियान, जब तक कि उनको ये यकीन नहीं हो जाता कि इनके पास इस किस्म के वसाइल नहीं है कि हमारे ऊपर हमला कर सकें, या इनकी इतनी विल नहीं होगी या इतनी गारंटीज होंगी। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि इसराइल ने अपनी सर्वाइवल को देखना है, हमने कश्मीर के मसले को देखना है कि, और उसमें कश्मीरी सबसे अहम है। मैं ये कहता हूँ अभी जैसे सीज फायर हुआ, ठीक है, इसमें बहुत कोई फायदा हमें नजर आ रहा होगा, लेकिन जब तक कश्मीरियों पर जुल्म सितम बंद नहीं होता, जब तक डेमोग्राफिक चेंजेस बंद नहीं होती, जब तक अफगानिस्तान की तरफ से हमारे ऊपर हमले बंद नहीं होते, जीरो इम्पैक्ट है इस बातचीत का। जी तो कमर चीमा साहब, जीरो इम्पैक्ट है इस बातचीत का। आपसे इंतहाई स्ट्रेटेजिक सवाल है कि जो गैर मुल्की फंडिंग अरब ममालिक से पाकिस्तान के अंदर होती रही, पाकिस्तान एक बैटल ग्राउंड बना रहा, इंतहा पसंदी अरूज को पहुंची, वो मौलवी जिनके पास साइकिल्स होती थी वो पराडो और असले के लश्कर के साथ चलते रहे, ये चीज़ आप ख़त्म होती हुई देखते हैं? जी बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ। और देखिए, पाकिस्तान ने अपना एनजीओ रजीम बदला। अभी रिसेंटली आर्मी चीफ ने जो जर्नलिस्ट को बुला के क्या कहा है कि हम ये जिहादी कल्चर चाहते हैं ख़त्म हो और नॉर्मल स्टेट की तरह हम भी ऑपरेट करें। इसके लिए मेरा ख्याल है कि रियासत के तमाम ऑपरेटर्स को काम करना होगा। ये किसी एक इंस्टीट्यूशन का या एक सियासी जमात का मसला नहीं है, लेकिन जितनी ज़्यादा पाकिस्तान में सियासी कशीदगी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन इमरान खान साहब ने कर दी है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के सियासी अदारे और बाकी अदारे एक टेबल पे बैठ के मुल्क की कोई इस तरह की सिमत तय कर सकते हैं। ये सारा आप तभी कर सकते हैं जब रियासत में, जब इलेक्टेड पॉलिटिशियंस जो हैं वो पार्लियामेंट में बैठ के ऑपोजिशन, गवर्नमेंट, अनइलेक्टेड ऑफिसर्स मिल के इस तरह की डायरेक्शन तय करते हैं। और मेरा ख्याल है वो वक्त आ गया है। और ये हम अपने ये सारा कुछ जो हमने किया वो हमें ये तो पता चल चुका है कि हम दहशतगर्दी को तो बहुत अच्छे से खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम रेडिकलाइज्ड माइंडसेट को कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके लिए एक नेशनल एफर्ट है जिसमें करिकुलम बदलना पड़ेगा, नेशनल डिस्कोर्स बदलना पड़ेगा, पॉलिटिकल कल्चर बदलना पड़ेगा। इवन के प्राइम मिनिस्टर को अपनी जो तरीकाकार बात करने का अंदाज है वही बदलना पड़ना है। जब सुबह प्राइम मिनिस्टर कहे मैं बात ऑफिस जाता हूं तो मैं जिहाद कर रहा होता हूं, तो पॉइंट इज कि ये जो नॉर्मल डिस्कोर्स हमारी लैंग्वेज में रहता है इसको भी देखने की जरूरत है, क्योंकि ये रियासत की सिमत हमें अपने जो यूथ पॉपुलेशन को कैसे इंगेज करना है, छोटे छोटे बच्चे किस तरह जो है वो क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, बिल्कुल सही। मैं इसमें एक छोटी सी ऐड कर दूं, इमरान खान साहब ने कहा कि हमें अर्तुगरुल ड्रामा देखना चाहिए, इस्लामिक हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है देखें, लेकिन उसी ड्रामे की जो जंगें हैं जिसमें अर्तुगरुल साहब तलवारें चला रहे हैं, अभी पाकिस्तान के लड़के उसमें पीछे गाने लगा के और उसको बड़ा ग्लैमराइज करके यूट्यूब पे पेश किया जा रहा है। तो इसमें ये चीज को ज़हन में रखें कि मुसलमानों के अंदर वो जो एक फीलिंग होती है कि हमें मगरब से लड़ना है और हमारे ऊपर कब्जा हुआ है और हमारा जब टाइम आएगा हमने दुनिया पे तरक्की जो है वो दुनिया पे फतेह हासिल करनी है, दैट इज समथिंग, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। रियासत की एक डायरेक्शन तय होनी चाहिए। हम काइनेटिक ऑपरेशंस में बहुत अच्छे हैं, लेकिन डी रेडिकलाइजेशन में भी अच्छा होना बहुत पड़ेगा। शुक्रिया। बिल्कुल नाजरीन, अगर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी कम होती है और दोनों ममालिक बराह रास्त मिल बैठते हैं, वफूद के तबादले होते हैं, तो ना सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया के ऊपर एक इंतहाई असर पड़ेगा, और जब मुस्बत असर पड़ेगा तो उसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट अवाम के ऊपर भी पड़ेगा। नासिर शिराजी साहब, एम्बेसडर नजम साकिब साहब, प्रोफेसर कमर चीमा साहब और जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम दस्तक की टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।